हिंदी में दिक्कत ये है कि बुद्धिजीवी कम है और पेटजीवी या उदरजीवी अधिक हैं। एक समुदाय ऐसा है जो पढ़े लिखे लोगों का है जो उदरजीवी हैं, और दूसरा समुदाय जो कि छोटा समुदाय है जो कि बुद्धिजीवी हैं। और इन दोनों के बीच में फ़र्क करना चाहिए। तो समाज में दोनों हैं, उदरजीवी भी हैं और बुद्धिजीवी भी हैं, तो हमें दोनों का ही सम्मान करना चाहिए। यहाँ मैं बुद्धिजीवी की बात करना चाहता हूँ, उदरजीवी बुद्धिजीवियों की बात नहीं करना चाहता। जो पेट की खातिर अपने बुद्धि का कार्य व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। या जो यश की कामना में, सत्ता की सेवा में सेवा देते हैं, लगे रहते हैं, उन्हें मैं उदरजीवी बुद्धिजीवी कहता हूँ। मेरी चिंता यहाँ पर बुद्धिजीवी से है जो कि उदरजीवी नहीं है। बुद्धिजीवी सत्य भक्त होता है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता, दल, विचारधारा आदि का भक्त नहीं होता। सत्य के प्रति आग्रह उसे ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय और संवेदनशील बनाता है। सत्य और मानवता की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में तपकर ही बुद्धिजीवी अपने सामाजिक अनुभवों को सृजित करता है, कालजयी रचनाएं दे पाता है, जनता के बृहत्तर तबकों की सेवा कर पाता है, सारे समाज का सिरमौर बनता है। बुद्धिजीवी गतिशील और सर्जक होता है, वह मानवीय चेतना का रचयिता है। वह स्वभाव तो लोकतांत्रिक होता है और लोकतंत्र ही उसकी आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा के बिना बुद्धिजीवी होना संभव नहीं है। लोकतंत्र के उसूलों के साथ समझौता करना उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक संरचनाओं में उसकी आस्था और विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक संपदा है। यदि वह इनमें से किसी के भी साथ दगाबाजी करता है अथवा लोकतंत्र के रास्ते से जरा भी विचलित होता है तो उसे गंभीर कष्ट उठाने पड़ते हैं, साथ ही समाज को भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। बुद्धिजीवी का असत्य के साथ किया गया समझौता सामाजिक दगाबाजी है। यह दुर्भाग्य है कि हम दगाबाज बुद्धिजीवी और ईमानदार बुद्धिजीवी में अंतर करना भूल गए। ईमानदार बुद्धिजीवी वह है जो अपने अंदर के सत्य और न्याय बोध को बेधड़क, निसंकोच भाव से व्यक्त करता है। यह ऐसा बुद्धिजीवी है जो अपने सत्य को अर्जित करने के लिए किसी भी किस्म के भौतिक लाभ के जंजाल में नहीं फंसता। किसी भी किस्म का प्रलोभन उसे सत्य की अभिव्यक्ति से रोकता नहीं है। वह निडर भाव से न्याय के पक्ष में खड़ा रहता है। अपने जीवन के व्यावहारिक कार्यों की पूर्ति के लिए सत्य का दुरुपयोग नहीं करता, सत्य के लिए जोखिम उठाता है, सत्य पर दांव लगाता है, यहां तक कि सत्य के लिए अपनी जान तक कुर्बान करता है। तरह तरह के उत्पीड़न और उपेक्षाओं को सहता है। वह हमेशा राज्य के विपक्ष में रहता है और यथास्थितिवाद का विरोध करता है। हमारे यहाँ हिंदी में और दूसरी भाषाओं में भी ऐसे बुद्धिजीवियों की बहुत बड़ी संख्या है जो कि यथास्थितिवादी हैं और राज्य के विपक्ष में रहना नहीं चाहते। यह सच है कि किसी भी किस्म का बड़ा परिवर्तन अथवा क्रांति बगैर बुद्धिजीवियों के हस्तक्षेप के नहीं हुई है। यह भी सच है कि किसी भी किस्म की प्रतिक्रांति भी बुद्धिजीवियों के बिना नहीं हुई है। भारत में जो अभी ये जो धर्मनिरपेक्षता विरोधी जो पूरा का पूरा प्रवेश निर्मित हुआ है, उसमें ये जो प्रतिक्रांति जो है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है और इसमें बुद्धिजीवी बहुत सक्रिय तौर पर भाग ले रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग ही किसी आंदोलन का माता पिता, बेटा, बेटी, पड़ोसी और मित्र होता है। बुद्धिजीवी की समाज में विशिष्ट भूमिका होती है। उसे शक्ल विहीन पेशेवराना रूपों में संकुचित करने की जरूरत नहीं है। जो अपने वर्ग का सक्षम सदस्य होता है, अपने कार्य व्यापार में समर्थ होता है, व्यक्ति के तौर पर बुद्धिजीवी संदेश को अभिव्यक्त करता है। संदेश को बनाने या धारण करने की उसके पास फैकल्टी होती है जिसे वह अभिव्यक्ति देता है। यह अभिव्यक्ति उसके एटीट्यूड्स, दार्शनिक नजरिए, उसके संस्कारों आदि में व्यक्त होती है। रूढ़ियों और कठमूल्यपन से लड़े बिना बुद्धिजीवी अपनी भूमिका नहीं निभा सकता। भारत में तो ये खासतौर पर बहुत जरूरी है।
ये रूढ़ियां और कठमुल्लापन किसी भी तरह का हो, बुद्धिजीवी कभी भी इन्हें चुनौती दिए बगैर अपनी सामाजिक भूमिका अदा नहीं कर सकता। लालगढ़ हो या नंदीग्राम के संदर्भ में हम बुद्धिजीवियों के प्रतिवाद का मूल्यांकन करें तो वह इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि क्योंकि वह एक बहुत बड़ी घटना थी ये नंदीग्राम की। उससे बड़ी घटना नहीं हुई जहां कि वामपंथी बुद्धिजीवियों ने व्यापक स्तर पर वामपंथी कठमुल्लेपन और रूढ़बद्धता को चुनौती दी और सड़कों पर उतरे। पहली बार वामपंथी चिंतन के सर्वसत्तावादी रुझानों को निशाना बनाकर सवाल किए गए। इससे बुद्धिजीवी वर्ग में वामपंथी कठमुल्लापन कमजोर हुआ। इसे स्वतंत्रता और न्याय के लक्ष्य को हासिल करने और उसके लिए संघर्ष की भावना को नए सिरे से निर्मित करने में मदद मिली। पुरानी वामपंथी प्रतिबद्धता के मानक टूटे और प्रतिबद्धता के नए मानक के तौर पर मानवाधिकारों की स्वीकृति पैदा हुई। दिक्कत यह है कि बंगाल में तो ये फिनोमेना दिखाई दिया, लेकिन हिंदी में तो ये एक सिरे से न नंदीग्राम के आंदोलन के समय था न आज है। स्वतंत्रता और न्याय को प्रतिष्ठा मिलेगी, ये कल्पना थी और इस कल्पना को साकार करने के लिए लोग सोच रहे थे। पुराने किस्म की वामपंथी प्रतिबद्धता, विचारधारा और वर्ग विशेष के हितों के संरक्षण का सवाल ये इतना स्टीरियोटाइप हो गया था कि बुद्धिजीवियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे करें क्या। ये प्रतिबद्धता और ये बंधन संकुचित और एकायामी थे। इसमें मानवता और मानवाधिकारों का बोध शामिल नहीं था। वह पार्टी बोध से संचालित प्रतिबद्धता थी, जबकि नए किस्म की प्रतिबद्धता का आधार स्वतंत्रता और न्याय है। यह बहुआयामी प्रतिबद्धता है। स्वतंत्रता और न्याय के आधार पर जब लिखेंगे अथवा संघर्ष करेंगे तो पुराने सभी विमर्श उलट पलट जाएंगे। पुरानी वामपंथी प्रतिबद्धता जीवन की अधूरी सच्चाई को सामने लाती है, जबकि स्वतंत्रता और न्याय के आधार पर निर्मित यथार्थ ज्यादा व्यापक, वैविध्यपूर्ण, जटिल, मानवीय और लोकतांत्रिक होता है। चूंकि बुद्धिजीवियों का एक बड़ा तबका वामपंथ से जुड़ा रहा है, और तो ये एक बहुत स्वाभाविक चीज है कि वामपंथी बुद्धिजीवियों की प्रतिबद्धता से जुड़े हुए प्रश्नों पर कायदे से हम लोग विचार करें। वामपंथी बुद्धिजीवियों की प्रतिबद्धता की मुश्किल यह है कि वे अंदर कुछ बोलते हैं और बाहर कुछ बोलते हैं। प्राइवेट जीवन में पार्टी के अंदर बुद्धिजीवी कुछ बोलता है और बाहर कुछ बोलता है। उसके प्राइवेट और सार्वजनिक में भेद रहता है, और ये जो अंतर है प्राइवेट और सार्वजनिक का, ये अंतर अब पूरे के पूरे राष्ट्रीय फलक पर दिखाई देता है बुद्धिजीवी वर्ग में। यह उसके जीवन और विचार का दुरंगापन है। बुद्धिजीवी के विचारों और नजरिए में दुरंगापन नहीं होना चाहिए, बल्कि पारदर्शिता होनी चाहिए। बुद्धिजीवी को पारदर्शी होना चाहिए। जब आप सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक सवालों से दो चार होते हैं तो उस समय प्राइवेट जैसी कोई चीज नहीं होती। उस समय बुद्धिजीवी पब्लिक या जनता का बुद्धिजीवी होता है, जनता के बुद्धिजीवी की भूमिका अदा करता है। लालगढ़ नंदीग्राम के प्रतिवाद में खड़े बुद्धिजीवी इसी अर्थ में जनता के बुद्धिजीवी कहे गए। बुद्धिजीवी का काम यह नहीं है कि अपनी ऑडियंस को संतुष्ट करने वाली, आनंद देने वाली, मजा देने वाली बातें कहे। इसके विपरीत बुद्धिजीवी का काम है कि अप्रिय सत्य का उद्घाटन करे, ऐसी बात को कहे जिसे ऑडियंस नापसंद करती है, नहीं जानती है। इसी अर्थ में बुद्धिजीवी किसी न किसी नजरिए का समाज में प्रतिनिधित्व करता है और एक ऐसे नजरिए को सामने लाने की कोशिश करता है जो कि नया हो। सभी किस्म की बाधाओं के बावजूद अपनी जनता का वह प्रतिनिधित्व करता है। बुद्धिजीवी जब सामाजिक प्रतिनिधित्व करता है तो उसे प्रतिबद्धता, जोखिम और साहस से काम लेना होता है। उसे असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। बुद्धिजीवी कभी भी घरेलूपन के साथ सामंजस्य नहीं बिठाता। भाईचारे और मित्रता के नाते स्वतंत्रता और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को त्यागता नहीं है। बुद्धिजीवी का सामान्य स्वभाव यही होता है कि वह साफ तौर पर कहता है कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। बुद्धिजीवी अपने कर्म के जरिए स्वतंत्रता पैदा करता है, वह मेलोड्रामा के जरिए स्वतंत्रता पैदा नहीं करता। बुद्धिजीवी वह है जिसके चिंतन, विश्वास और यथार्थ जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति में फांक नहीं है।
बौद्धिक गतिविधि का चरम लक्ष्य है मानव स्वतंत्रता और ज्ञान में इजाफा करना। जो लोग सोच रहे थे कि महाख्यान का अंत हो गया, यानी ग्रैंड नरेटिव, जो पोस्ट मॉडर्निस्टों ने कहा था, कि ग्रैंड नरेटिव का अंत हो गया है या महाख्यान का अंत हो गया है और बुद्धिजीवी छोटे छोटे भाषाई खेलों में फंस गया है, ये पोस्ट मॉडर्निस्टों की धारणा थी। उन लोगों से सवाल किया जाना चाहिए, क्या लालगढ़ या नंदीग्राम की हिंसा के सवाल पर बुद्धिजीवियों का प्रतिवाद रेनेसां कालीन स्वतंत्रता और न्यायप्रियता की अभिव्यक्ति है या नहीं? यह सच है कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी बुद्धिजीवी अपने आलस्य, अक्षमता और उपेक्षा भाव के कारण स्वतंत्रता और न्यायप्रियता के मार्ग से भटक गए थे, किंतु नंदीग्राम की घटना ने उनके आलसी अक्षम भाव को तोड़ा, इंडिफरेंस को खत्म किया। अपने आलसी, अक्षम और इंडिफरेंस के कारण वे लंबे समय से चुप थे, गलत को देखकर भी नहीं बोलते थे, सह रहे थे, किंतु नंदीग्राम के घटनाक्रम ने उनके आलस्य और इंडिफरेंस को खत्म कर दिया। वे कभी वाम सरकार के अन्यायों के खिलाफ नहीं बोलते थे। वे कभी कभार बुर्जुआ सरकारों के अन्याय का प्रतिवाद करते थे, किंतु वाम सरकार का प्रतिवाद नहीं करते थे। किंतु नंदीग्राम ने उन्हें अंदर से झकझोरा और बदलने को मजबूर किया। आज नंदीग्राम के वामपंथी प्रतिवादी अपना तयशुदा नजरिया बदलने को मजबूर हैं। अपने ही विचारों, धारणाओं से वे पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी के ठोस अनुभव उन्हें चुनौती दे रहे हैं, उद्वेलित कर रहे हैं। बंगाल की जैसी कल्पना उन्होंने नंदीग्राम के आंदोलन के दौरान की थी, ममता के आने के बाद में वह कल्पना उनकी साकार नहीं हुई, बल्कि उन्हें कष्ट देखने पड़े। इसलिए मैं ये चीज रेखांकित करना चाहता हूं कि उनकी जिंदगी के ठोस अनुभव उन्हें चुनौती दे रहे हैं, उद्वेलित कर रहे हैं। जिंदगी के ठोस अनुभव जब आधुनिक जीवन को चुनौती देते हैं तो बौद्धिकों में भी परिवर्तन की लहर चलती है। हम इंतजार कर रहे हैं कि बुद्धिजीवियों में एक नया उभार सामने आएगा। वामपंथी बुद्धिजीवियों में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में सरकारी संस्थानों से जुड़े रहे हैं, राज्य और केंद्र सरकार के सत्ता प्रतिष्ठानों से जुड़े रहे हैं। उनकी इस अवस्था के कारण उनमें खास किस्म की अधिकारहीनता की स्थिति भी पैदा हुई है। वे जनता के बीच में हाशिए पर चले गए हैं। ये ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनको सरकार, कॉर्पोरेट घरानों, मीडिया, उद्योग आदि ने किसी न किसी रूप में बांधा हुआ है। ये सत्ता के प्रतिष्ठानों के सबसे करीबी समुदाय का हिस्सा है। इसी अर्थ में ये जनता के साथ प्रभावशाली ढंग से संवाद और संप्रेषण करने में समर्थ भी हैं। यहीं से वामपंथी बुद्धिजीवियों की मुश्किलें भी शुरू होती हैं। सत्ता प्रतिष्ठानों के साथ अपने नाभिनालबद्ध संबंध के कारण कलात्मक और बौद्धिक स्वतंत्रता को वे बरकरार नहीं रख पाए। संभवतः चंद ही बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो सत्ता के दबावों का प्रतिवाद करते हो, स्टीरियोटाइप लेखन से बचते हो, वास्तव अर्थों में चीजों में रमण करते हो, वास्तविकता के साथ जिनका जेन्युइन संबंध हो। बुद्धिजीवी में ईमानदारी का भाव पैदा करने के लिए उसका स्टीरियोटाइप से बचना, उस स्टीरियोटाइप का उद्घाटन करना या उसे नंगा करना जरूरी है। बुद्धिजीवी वह है जो स्टीरियोटाइप विजन के मुखौटे उतार दे, जिसके पास आधुनिक संप्रेषण के तरीके हों। राजनीतिक संघर्ष को सत्य के साथ जोड़ना आधुनिक बुद्धिजीवी का काम है। राजनीतिक संघर्ष का लक्ष्य सत्य को ढकना नहीं है, बल्कि सत्य और राजनीति के रिश्ते को मजबूत बनाना है। जो बुद्धिजीवी ऐसा नहीं कर पाते, वे अपने जीवन के अनुभवों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यह सच है कि आज राजनीति से किनारा कसी संभव नहीं है। चारों ओर राजनीति है। शुद्ध साहित्य और शुद्ध कला संभव नहीं है। यह भी संभव नहीं है कि बुद्धिजीवी मीडिया और सत्ता के प्रतिष्ठानी दबावों से बच जाए। सत्ता और मीडिया के आख्यान बुद्धिजीवी पर दबाव बनाए रखते हैं। मीडिया, सत्ता और विचारों का समूचा संसार बुद्धिजीवी पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए दबाव पैदा करता है। उसे बार बार यही एहसास कराया जाता है कि जो स्वीकृत है, वैध है, उसे ही स्वीकार करे, माने और उसी को व्यक्त करे। यही वह बिंदु है जिसके मुखौटे उतारने की जरूरत है। स्वीकृत और वैध के मुखौटे उतारने के क्रम में ही वैकल्पिक आख्यान सामने आता है। प्रत्येक बुद्धिजीवी अपनी क्षमता के अनुसार यह काम कर सकता है और सत्य को बता सकता है। यह बेहद मुश्किल काम है।
इसी संदर्भ में एडवर्ड सईद ने लिखा कि बुद्धिजीवी अकेला खड़ा होता है। मध्य पूर्व युद्ध के दौरान मेरे लिए अकेले खड़े रहना कितना मुश्किल भरा काम था, यह मैं ही जानता हूं। बुद्धिजीवी का हमेशा समूह और व्यक्ति के बीच का अंतर्विरोध रहेगा। यही वजह है कि बुद्धिजीवी हमेशा कमजोर और गैर प्रस्तुत, यानी जो यथार्थ पेश नहीं किया गया है, जो यथार्थ छुपा हुआ है, उसका हिमायती होता है। जो कमजोर है उसे सामने लाना चाहिए, उसकी पक्षधरता करनी चाहिए, उसका हिमायती होता है। कमजोर और अप्रस्तुत की हिमायत में खड़े होना बुद्धिजीवी की केंद्रीय भूमिका है। बुद्धिजीवी न तो शांत करने वाला होता है और न जागरूकता पर करने वाला होता है, बल्कि उसके दांव तो आलोचनात्मक बोध पर लगे हैं। यह ऐसा बोध है जो किसी भी किस्म के सहज फार्मूले को स्वीकार नहीं करता अथवा रेडीमेड क्लीचे स्वीकार नहीं करता, अथवा वह ताकतवर लोग क्या कहते हैं यह नहीं सोचता, अथवा परंपरागत सोच के साथ संबंध नहीं बनाता, उनके अंतर्विरोधों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाता, निष्क्रिय भाव से सब कुछ स्वीकार नहीं करता, बल्कि सक्रिय रूप से जनता को संबोधित करता है। बुद्धिजीवी का कार्य है निरंतर सजगता बनाए रखना, यह कोशिश करना कि कहीं अर्ध सत्य अथवा अर्ध विचारों की अभिव्यक्ति तो नहीं हो रही। यही वजह है कि वह यथार्थवाद के साथ टिकाऊ रिश्ता बनाता है। अपनी खिलंदड़ी रैशनल ऊर्जा का जन संघर्षों के पक्ष में इस्तेमाल करता है, निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर आम जनता के बीच में अभिव्यक्ति करता है, सार्वजनिक जो कम्युनिकेशन के चैनल हैं, मंच है, उनका उपयोग करता है। बुद्धिजीवी की असल परीक्षा आपातकाल या संकट की घड़ी में होती है। यह जो दौर है ये लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर और चुनौतीपूर्ण दौर है। ऐसी अवस्था में जो बुद्धिजीवी अपना रैशनल या विवेक, लोकतांत्रिक विवेक नहीं खोता, वह सत्य के साथ खड़ा होता है, जोखिम उठाता है, वही सही अर्थों में अपने बौद्धिक धर्म को निभाता है। बौद्धिक धर्म राजधर्म से बड़ा है। संकट अथवा आपातकाल में सच को छिपाना, चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। इससे बुद्धिजीवी को बचना चाहिए। और इसीलिए कहा गया था कि बुद्धिजीवी का धर्म राजधर्म से भी बड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।